कतर के दोस्त पाकिस्तान के कटोरे से भारत के एक दोस्त ने करीब 10 अरब डॉलर वापस खींच लिए हैं और अब भारत का ये दोस्त यही 10 अरब डॉलर भारत की ओर मोड़ने की तैयारी कर रहा है, यानी कि एक तीर से दो बड़े निशाने किए जा रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान इस 10 अरब डॉलर की लागत से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला था, जिससे पाकिस्तान हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कमाई करता। लेकिन जो देश पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला था, वो भारत का बड़ा दोस्त निकला। और जब भारत की दोस्ती की बात आती है तो अच्छे अच्छे देश अपने डिसीजन बदलने पे विचार जरूर करते हैं, और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात करें हैं पाकिस्तान में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी डीप कन्वर्जन रिफाइनरी, जिसको लगाने वाली थी सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको। असल में बात है उस समय की जब पाकिस्तान की दैनिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से हेल्प मांगी। वैसे तो पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब दोनों से ही मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने उतनी मदद नहीं करी जितनी सऊदी अरब ने की। और पाकिस्तान को आर्थिक संकटों से वापस लाने के लिए सऊदी अरब ने उसी समय अनाउंसमेंट कर दी कि हम करीब 10 बिलियन यानी कि 10 अरब डॉलर की लागत से पाकिस्तान में एक डीप कन्वर्जन रिफाइनरी सेटअप करने वाले हैं, जिससे एक दिन में करीब 3 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा। पाकिस्तान इस रिफाइन किए तेल को किसी भी देश के अंदर आसानी से बेच सकता है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन यदि आपने हमारे पिछले कई वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इस समय सऊदी अरब और भारत की दोस्ती कितनी गहराई में पहुंच चुकी है। सिर्फ एक साल में सऊदी अरब से भारत को करीब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के बड़े प्रोजेक्ट सौंपे जा चुके हैं। और ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है ये हम सभी जानते हैं। जहां आप सऊदी अरब अपने 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में ना लगा करके भारत की ओर मोड़ने की तैयारी में है, और वह कैसे आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की जान लेते हैं। असल में जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में इस नई रिफाइनरी को लेकर के डील साइन की गई थी, तो उस समय प्रोजेक्ट की ज़्यादा डिटेल्स सऊदी अरेबिया के पास नहीं थी। असल में नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में एक नई हरित रिफाइनरी सेटअप की जानी थी, और अगले 25 सालों तक सऊदी सरकार के अनुसार इसमें 7.5 की डीम्स ड्यूटी और 20 वर्षों के लिए टैक्स की भारी छूट शामिल थी, यानी कि इससे पाकिस्तान को ही सीधा बड़ा फ़ायदा मिल रहा था, और सऊदी अरामको या फिर कोई भी देश अपना नुकसान नहीं चाहेगा। और रिसेंटली ऑफिशियल के बीच में कुछ मीटिंग करे गई तो पता चला कि इस तरीके की डील्स हो सकती हैं इन फ्यूचर। तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का यह प्रोजेक्ट भारत की ओर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत की मल्टीपल कंपनीज सऊदी अरामको के लिए काम कर सकती हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरामको का यह करीब 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट भारत की ओर आ सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में खासकर सऊदी अरामको के लिए भारत की एलटी कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और रिफाइनरी डिज़ाइन करके अप्लाई करने का काम करती है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरामको उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी जिसकी एक भी कंपनी के साथ उनके कोई भी डील्स नहीं होते हैं, वही भारत जैसे देश के साथ में डील्स कर सकती है, क्योंकि भारत की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज अरामको के लिए बड़े बिजनेस जनरेट करके देती हैं। और अगर प्रैक्टिकल सबसे बड़े एग्जाम्पल की बात की जाए तो फ्रांस एक समय भारत से ज़्यादा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था, लेकिन जैसे जैसे भारत ने फ्रांस की कंपनीज को भारत में इनवाइट करना शुरू किया, हथियार सप्लाई भारत के अंदर बढ़ाई, वैसे वैसे फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियार देने की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार को एक चुपके से डील कर लेनी चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ में। और अचानक से खबर
सामने निकल के आई कि सऊदी अरामको का ये बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में तैयार किया जाएगा। आपके हिसाब से भारत सरकार को डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में से ज़रूर कीजिएगा। हम आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय रिसर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में यही ज़रूर लिखिए। बड़ी खबर ये है कि भारतीय रिसर्चर्स ने ऐसे मेटल को खोज निकाला है जिसकी मदद से भारत अगले कई सालों तक अपनी एनर्जी डिमांड को आसानी से पूरा कर सकता है। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत को अगले 70 से 80 सालों तक किसी भी एनर्जी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज भारत भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल या फिर कहें कच्चा तेल इंपोर्ट कराता है, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम एंड बैटरीज का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा भारत इंपोर्ट करके ही पूरा कर रहा है। लेकिन इस नए मेटल के माध्यम से भारत को कच्चा तेल, गैस या फिर लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, जैसे ही भारत से निकली यह खबर सामने आई, चाइना, अमेरिका जैसे देशों ने भारत के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी है, क्योंकि भारत की यह खोज चाइना, अमेरिका जैसे देशों की कई बड़ी इंडस्ट्रीज आसानी से ख़त्म कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर की तरफ से पंजाब में बहने वाली सतलज नदी के अंदर टेंटेल रेयर मेटल की खोज की गई है। देखिए, रेयर मेटल्स की बात की जाए तो उसमें नबियम, टेंटेल, कोबाल्ट, इंडियम, गैलियम और लिथियम जैसे मेटल्स को शामिल किया जाता है, जो एनर्जी डिमांड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर इस्तेमाल की जाती हैं। लगभग बनने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर टेंटेल का बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। जहां पर टेंटेल की बात की जाए तो ग्रे कलर का एक मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे अभी तक का वो एलिमेंट माना गया है जिसके ऊपर कोरोजन यानी कि जंग नहीं लगती। इसके अलावा ये वो मेटल है जो करीब 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बड़ी आसानी से झेल सकता है। इसके ऊपर कई प्रकार के केमिकल्स का रिएक्शन नहीं होता और इस मेटल की तमाम ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बनाती हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक माना जाए तो प्लेटिनम की जगह टेंटेल को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल प्लांट्स, एरोस्मिथ एंड ऑलरेडी टेंटेल का इस्तेमाल बड़े स्केल पर आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने के अंदर किया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन वह है कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग। अब नॉर्मली जो कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं उन्हें अलग अलग मटेरियल से तैयार किया जाता है, लेकिन जो भी कैपेसिटर्स टेंटेल के मटेरियल से तैयार किया जाते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यही इस मेटल की सबसे बड़ी खासियत है। बिकॉज कुछ समय पहले भारत के अंदर सुपर कैपेसिटर को डेवलप किया गया था, यानी कि सुपर कैपेसिटर को बैटरी से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और इनका चार्जिंग डिस्चार्ज साइकिल बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इन्हें इजली रिप्लेस किया जा सकता है लिथियम एंड बैटरी से। लेकिन उस समय जो कैपेसिटर्स तैयार किए गए थे वो नॉर्मल मटेरियल से तैयार किए गए थे, लेकिन अब अगर टलम का इस्तेमाल किया जाता है कैपेसिटर्स के अंदर तो कुछ गिने चुने नंबर्स के हिसाब से सीरीज और पैलेस में लगे हुए कैपेसिटर्स भारी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी लगे हुए व्हीकल्स के अंदर। और एक व्हीकल का माइलेज करीब 450 से 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज में निकाला जा सकता है। और इसीलिए इस समय इस मेटल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस सतलज झील के अंदर इसको पाया गया है वो चाइना से होकर आती है और चाइना के उस जगह से होकर के आती है जहां पर डेंटल की कई सारे इंडस्ट्रीज हैं। हो सकता है मेटल्स वहां से आ सकते हैं या फिर हिमालयन रीजन से आने के बाद यहां पर टेंटेल इस नदी की जो निकलने वाली मिट्टी है वहां पर आ रहा है। और अब यहां पर देखना यही होगा कि अगर यह चाइना से पहले मिल रहा है तो भारत शायद इसका ज़्यादा बेनिफिट ना ले,
पाए, लेकिन अगर हिमालयन रीजन के बाद यह भारत के अंदर ही निकल रहा है तो भारत इसे आसानी से एक्सट करके अपने मल्टीपल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकता है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत को यहाँ पर बड़े स्तर पर रिसर्च करनी चाहिए। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस रिसर्च को और तेजी से करने के लिए कमेंट बॉक्स में यस और न आंसर जरूर कीजिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे आखिरकार भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर कतर ने भारत के सिर्फ 8 नेवी ऑफिसर को अरेस्ट किया है, लेकिन भारत की तरफ से कतर के करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और भारत ने अभी शुरुआत की है। ना जाने कितने लोग यहां पर अरेस्ट किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कतर भारतीय कंपनियों की रेपुटेशन को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कतर के लिए दुख की बात यह है कि खुद उनके मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज लगातार भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट सौंपते चले जा रहे हैं। ऑल ओवर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कतर को दो तरफ से घेरा जा चुका है और भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के द्वारा की गई गलतियों की सजा दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कतर ने भारत के साथ जो किया है हम सभी को मालूम है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही खबर सामने निकल कर आती है कि कतर की एविएशन यानी कि कतर एयरवेज भारत से कई तरीके की जीएसटी की चोरी कर रही है और इससे कतर भारतीय ऑफिसर को छोड़ने वाला है या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ला पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।